जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम के सिलेबस के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जो हर बार एसएससी जीडी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं और इस बार भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये वैकेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है और इस वैकेंसी में आपको सिलेक्शन 100% लेना है और उसी हिसाब से आपको तैयारी करते रहना है। मैं अपने चैनल पर डेली दोस्तों सुबह 8 बजे प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं, जिसमें हम जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करते हैं, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट करके याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आप बिना किसी गलती के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर कर पाएँ। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करता हूँ बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर से सेट कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, तो वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मोहिनी अट्टम की जननी किस नर्तकी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है शोभना नारायण, कलामंडलम, कल्याण कुट्टी अम्मा, महबूब सुभानी, अनुराधा पांडे। मोहिनी अट्टम की जननी किस नर्तकी को कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों, मोहिनी अट्टम आप सभी जानते हैं एक शास्त्रीय नृत्य है और है कहाँ का? केरल का। कहाँ का है? केरल का। केरल के दो शास्त्रीय नर्तक हैं, दो शास्त्रीय वो हैं दोस्तों नृत्य। पहला है आपका मोहिनी अट्टम और दूसरा क्या है? कथकली। आप सभी जानते हैं, पहला है मोहिनी अट्टम और दूसरा है कथकली। ये दो शास्त्रीय नृत्य हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है मोहिनी अट्टम की जननी, तो याद रख लीजिएगा, मोहिनी अट्टम की जननी कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। मोहिनीअट्टम एक ऐसा नृत्य था जो समापन की तरफ था, लेकिन जब ये आई कलामंडलम कल्याण कुट्टी सन 1916 की बात है, इन्होंने दोस्तों क्या काम किया, मोहिनीअट्टम को मतलब दोबारा से लेके आई, दोबारा से प्रस्तुत किया और दोबारा से लोगों को बताया कि मोहिनीअट्टम भी एक शास्त्रीय नृत्य बना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोहिनीअट्टम की जननी कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी दोस्तों, पुदुचेरी। पुदुचेरी का लिंगा अनुपात सबसे अधिक है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे अधिक के बारे में जान लिया, तो याद रख लीजिएगा, सबसे कम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि आपसे सबसे कम पूछा जाए तो दमन और दीव आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमने यूटी के बारे में पढ़ा, यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जाना, लेकिन आपसे क्या राज्य के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो ऑप्शन आपका दोस्तों केरल राइट हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम की बात करूँ तो सबसे कम में याद रखिएगा हरियाणा राज्य को। ठीक है, ये दोनों चीज़ों जो मैंने आपको बताई हैं नोट जरूर से कर लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार ये क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गौफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? गौफ। आपके ऑप्शन है बिहार, गोवा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा दोस्तों, गौफ की बात करूं तो ऑप्शन आपका राइट हो जाता है बी, गोवा। गोवा का दोस्तों ये एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है और एसएससी जीडी में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन याद जरूर से रखिएगा। अब यहाँ पर बिहार की बात आई है, तो बिहार का याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, विदेशिया। ठीक है, विदेशिया पूछा जा चुका है और इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है जाट जटिन, जो एग्ज़ाम में 100% आपको देखने को मिला होगा और मिल भी सकता है। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा का एक पूछा जाता है घुमुरा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का आप सभी जानते हैं एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है कथक, लेकिन इसका एक चरकुला भी आपको याद रख लेना है, ये लोक नृत्य जरूर से पूछा जाता है, चरकुला।
ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हैं वो सभी मैं नोट करा रहा हूँ, नोट जरूर से करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता 1916 याद रखिएगा 1916 में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा? प्रस्तावना को किसने दोस्तों राजनीतिक कुंडली नाम दिया? कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। यदि मैं पालकी वाला की बात करूं तो इन्होंने क्या कहा था? संविधान का परिचय पत्र इसको बताया था। किसको? प्रस्तावना को। ठीक है, ठाकुरदार भार्गव ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, ये चीज़ आपको जरूर से याद रख लेना है, किसने क्या कहा था। प्रस्तावना कई बार एग्जाम में देखने को मिली है, और प्रस्तावना में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो याद रख लीजिएगा, केवल एक ही बार संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया था, जिसमें दोस्तों प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, आपको कमेंट करके बताने हैं वो 3 शब्द कौन से हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, भारतीय संविधान की भाषा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान की भाषा नहीं दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा। क्या दोस्तों? प्रस्तावना। ये क्वेश्चन इस तरीके से था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? देखिए, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है ये सभी जानते हैं, अमेरिका से लिया गया है, लेकिन भाषा ज़्यादातर लोग याद नहीं रखते हैं और ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। याद रखिएगा, यदि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा की बात करूं तो ऑप्शन आपका दोस्तों बी राइट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों इसकी भाषा को लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रख लेना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा 2.4% राइट हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं दोस्तों मुख्य भूमि की बात करूं, किसकी? मुख्य भूमि की। मुख्य भूमि कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, यदि मैं दोस्तों आपसे बात करूं कि तट रेखा की भूमि कितनी है, तो तट रेखा की 7516 किलोमीटर है। यदि आपसे पूछे एग्जाम में कि तट रेखा में द्वीप को छोड़कर कितनी है, तो तट रेखा में द्वीप को छोड़कर दोस्तों 6100 किलोमीटर। ये तीनों आपको याद रख लेना है। ठीक है, मुख्य भूमि कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तट रेखा द्वीपों के साथ कितनी है? 7516 किलोमीटर। और द्वीपों को छोड़कर कितनी है? 6100 किलोमीटर। और ये द्वीपों को छोड़कर एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नोट जरूर से करते रहिएगा, टेलीग्राम चैनल पर भी मैं वीडियो की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आप कहेंगे तो कमेंट जरूर से करिएगा यदि इसके नोट्स आपको चाहिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली सुबह 8 बजे प्रैक्टिस सेट में लेकर आता हूं, और प्रैक्टिस सेट आपको दोस्तों आपकी सफलता की ओर एक कदम और बढ़ा देते हैं। तो प्रैक्टिस जरूर से करते रहिएगा, तभी आपकी तैयारी कितनी तेज हुई है, कितनी धार उसमें है, ये आपको पता चल पाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? आप सभी जानते होंगे, साल भी याद होगा। याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 यानी 1951 ईस्वी में की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी तक चली थी। ये दोस्तों 5 साल के लिए थी, इसीलिए इसे पंचवर्षीय योजना कहा गया था। और पहली पंचवर्षीय योजना में किस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था? तो याद रख लीजिएगा, कृषि। कृषि पर सबसे ज़्यादा जोर पहली पंचवर्षीय योजना में दिया गया था।
एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 साल के लिए थी। तो याद रखिएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना दोस्तों केवल 4 साल के लिए थी। सन 1974 से लेकर 1978 ईस्वी तक दोस्तों ये चली थी। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहते हैं, जो पंचवर्षीय योजना है 5 वर्ष के लिए होती है, इसलिए पंचवर्षीय कहा गया। लेकिन जो पांचवी पंचवर्षीय योजना लाई गई ये केवल 4 साल के लिए ही लाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, जून 2023 में किसने पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं डेली आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा ताकि करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आपको कवर होते रहें। ठीक है, यदि मैं बात करूं पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस राज्य ने की, किसने की, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है, कोलकाता। कोलकाता के द्वारा दोस्तों जून 2023 में हुए अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा कालबेलिया किसका है दोस्तों, कालबेलिया कहाँ का है, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है, राजस्थान का। कहाँ का है, राजस्थान का है। बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपको जरूर से याद करके चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है। देखिए पहले क्या पूछा जाता था, पहली पूछा जाता था, लेकिन अब दूसरी तीसरी भी एग्जाम में देखने को मिला है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर से कवर करके जानी है। यदि मैं बात करूँ दूसरी सबसे कम किसकी है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, याद रख लीजिएगा पहले नंबर पर साक्षरता दर किसकी सबसे कम है, तो आपका आ जाएगा बिहार। बिहार की सबसे कम है, कितनी है दोस्तों, 61% है। दूसरे नंबर पर आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, इसकी दोस्तों 65% है। और तीसरे नंबर पर आपका राजस्थान आता है, राजस्थान की दोस्तों 66% है। यानी सबसे कम दोस्तों बिहार की है, और उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद राजस्थान। ठीक है, अब मैंने सबसे कम के बारे में बताया आप सभी को। अब सबसे ज़्यादा के बारे में बता दूं, यदि साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किस राज्य की है पूछा जाए, तो आपका केरल सबसे पहले आ जाएगा। केरल की साक्षरता दर 94% है। उसके बाद सेकंड नंबर पर दोस्तों मिजोरम आता है, मिजोरम की कितनी है, 91.3%। और उसके बाद दोस्तों आपका गोवा आ जाता है, गोवा की कितनी है, 88.7%। ठीक है, ये साक्षरता दर आपको याद कर लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में नोट करके याद जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आता हूँ। ठीक है, और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए। डेली आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट में लेकर आता रहता हूँ। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपका एक लाइक तो जरूर से बनता है। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना हुई थी। प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, युवा बंगाल आंदोलन, या फिर रामकृष्ण मिशन, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा 1867 ईस्वी में दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। किसकी, प्रार्थना समाज की। किसके द्वारा की गई थी, आत्मा राम पांडुरंग। नाम आपको याद होगा, आत्मा राम पांडुरंग का। इनके थ्रू दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। यदि मैं रामकृष्ण मिशन की बात करूं तो 1897 ईस्वी में दोस्तों किसने करी थी, स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में आया था। ठीक है, नोट जरूर से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। किस आर्टिकल के तहत संसद, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा।
तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अनुच्छेद 3 के तहत दोस्तों संसद ऐसा काम कर सकती है। आर्टिकल 1 आप सभी को पता होगा, इसमें बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, ऐसा दोस्तों अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, आपको याद रहना चाहिए। दूसरा क्या है, अनुच्छेद 2 में भी दोस्तों क्या है होता है, नए राज्यों का निर्माण किया जाता है। लेकिन दूसरे में क्या होता है कि यदि मान लीजिए मैं पाकिस्तान की किसी राज्य को अपने भारत में मिलाना चाहता हूँ तो अनुच्छेद 2 के तहत किया जाएगा। लेकिन भारत के ही किसी राज्य का दूसरे राज्य में मिलन होगा या दूसरा कोई राज्य बनाया जाएगा तो आर्टिकल 3 के तहत बनाया जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है? बाहरी ग्रह, पृथ्वी गलत, शुक्र गलत, बुध गलत। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, शनि। शनि एक बाहरी ग्रह के रूप में जाना जाता है, बाह्य ग्रह है। यदि मैं बात करूं आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं तो नोट कर लीजिएगा। आंतरिक ग्रह दोस्तों सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद दोस्तों शुक्र आता है, शुक्र के बाद मंगल आ जाता है और मंगल के बाद पृथ्वी। ये नोट कर लीजिएगा, इसको दोस्तों आंतरिक ग्रह के रूप में जाना जाता है। बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर बृहस्पति नोट कर लीजिएगा, शनि नोट कर लीजिएगा, अरुण और वरुण नोट कर लीजिएगा। ये क्या है दोस्तों? ये बाह्य ग्रह हैं। और ये ऊपर वाली ये आंतरिक ग्रह हैं, इसको याद जरूर से कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा है, तो बुध है। ठीक है, इसको कैसे याद करने की ट्रिक बता दूं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने सूर्य बना दिया, ठीक है। सूर्य के बाद यहाँ पर आपको बुध ग्रह देखने को मिलेगा, उसके बाद शुक्र ग्रह देखने को मिलेगा, फिर पृथ्वी आ जाता है, ठीक है। फिर आपका मंगल आ जाता है, फिर आपका बृहस्पति आ जाता है, फिर आपका शनि आ जाता है और शनि के बाद आपके दो लास्ट में बचते हैं अरुण और वरुण, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनरेगा योजना किस वर्ष पारित किया गया था? मनरेगा योजना किस वर्ष पारित किया गया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा, मनरेगा योजना सन 2005 में पारित किया गया था। इसे पहले दोस्तों नरेगा कहा जाता था, ठीक है। फिर ये 2006 में जब लागू हुआ, 2006 में इसे लागू किया गया नरेगा को, ठीक है। किसको? नरेगा को। पारित कब हुआ? 2005 में। लागू कब हुआ? 2006 में। और सन 2009 में दोस्तों इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। यदि पारित की मैं डेट भी बता दूं तो डेट भी आप नोट कर लीजिएगा, 25 अगस्त 2005 को इसको पारित किया गया था नरेगा के नाम से। 2006 में दोस्तों नरेगा इसको लागू कर दिया गया और इसमें दोस्तों 100 दिन की गारंटी दी गई रोजगार के लिए, यानी 100 दिन आपको रोजगार दिया जाएगा मनरेगा के तहत, ठीक है। नोट जरूर से कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में बनकर आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? काफ़ी पुराना क्वेश्चन है लेकिन एसएससी जीडी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। यदि मैं बात करूं कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम को दोस्तों कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, ठीक है। यदि मैं बात करूं यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका राइट हो जाएगा। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है तो केंद्रक को कहा जाता है, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है तो राइबोसोम को कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद करके चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है?
पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और इसे कैसे किया गया था? शहीदों के सम्मान में। कैसे? शहीदों के सम्मान में दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी पहल की गई थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोक नृत्य लंबाड़ी लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। लंबाड़ी किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। अब कर्नाटक का एक पूछा गया था एसएससी जीडी में, क्या था दोस्तों? यक्षगान। जो पूछा जाता है और पूछा जाएगा, यक्षगान। ठीक है। असम का क्या पूछा जाता है? बिहू पूछा जाता है। बिहार का मैं बता चुका हूँ, विदेशिया और जट जटिन। विदेशिया और जाट जटिन ये पूछा जाता है बिहार से रिलेटेड। नोट जरूर से करते रहिएगा, ये सभी इम्पोर्टेंट मैं कवर करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखी है पुस्तक? पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो याद रखिएगा दोस्तों, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? और इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके ज़रूर से बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगे हों, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, डेली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।